प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के अध्याय 2 में। कक्षा 8 का हम आज शुरू करेंगे अध्याय 2 विषय विज्ञान, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखो, पहले तो हम मित्र जान लेते हैं। मित्र मतलब जानते हो, दोस्त यानी साथी, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाए, हमारी मदद करे किसी भी तरीके से। अशत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन, यानी कि ऐसा समझ लो शत्रु हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो दोस्त हमारी मदद करते हैं और शत्रु हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब छोटे, जीव मतलब सजीव, यानी जीवित कोई चीज़ है। सजीव निर्जीव आप जानते हो ना। सजीव मतलब कि जो भोजन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब अपने जनसंख्या में भी और लंबाई में भी, जो भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, वो सजीव कहलाएंगे। तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छोटे, जीव मतलब सजीव। तो छोटे जीव ये बहुत छोटे जीव हैं। सॉरी। तो हम इन्हीं जीवों के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सूक्ष्म जीव क्या है? ये देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे? देखो, सजीव आपने देखे होंगे, घोड़ा देखा है, मनुष्य देखा है ना। घोड़ा, मनुष्य, कुत्ता, बहुत सारे जीव देखे हो ना। पेड़ भी देखे, पेड़ पौधे भी देखे, पेड़ पौधे देखे बहुत सारे, आम का हो गया, नीम का हो गया। ये भी एक प्रकार से सजीव है। ये भी क्या है? सजीव है। इनको हम आँखों से देख सकते हैं, इनको हम आँखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, मतलब इतने छोटे हैं, इतने बहुत छोटे, बहुत छोटे, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें ऐसे डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे देखेंगे ना तो नहीं देख सकते। मान के लो जैसे पानी है ना, जैसे बरसात हुआ, वर्षा का जल आप लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हम ऐसे डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगे, ठीक ना। तो अब जब नहीं दिखते तो हमें कैसे पता चला होगा कि छोटे छोटे जीव भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। तो एक उनको देखने के लिए एक तो मशीन से देखते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी से ही उन जीवों को देखते हैं। तो वो जीव क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव। अब आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों मतलब कि साधारण आंखों से, ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। उस मशीन का क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से का उपयोग करते हैं। तो देखो, ऐसे इसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये वाला हो गया, आंसर देखो। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पास आँख लगी रहती है, यहाँ पास आँख से देखेंगे, इधर पास सूक्ष्म जीव को रख देंगे स्लाइड में, ठीक ना। फिर आँख से देखेंगे तो पानी में मतलब रहते हैं सूक्ष्म जीव। तो इधर पास ये प्रकाश पड़ेगा, इधर पास से टकरा के इधर पास जाएगा, तो इधर पास जो लगा होगा, तो जब इस लेंस से देखेंगे इधर पास से आंखों से, तो इधर छोटे छोटे जीव बड़े बड़े दिखाई देंगे। जैसे कि आपकी किताब में दिखाया गया है, ये सूक्ष्मदर्शी इस तरह होता है ना। आप मोबाइल में सर्च करोगे सूक्ष्मदर्शी का फोटो या फिर वीडियो, तो इस तरह का सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा, है ना। ये चित्र है खाली। तो सूक्ष्म जीव कैसे दिखाई देते हैं तो आपकी किताब में भी है, ठीक ना। भले ही ये सूक्ष्म जीव बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। तो ये इतने बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो इनको हमने फ़ोटो खींच ली है इसकी, मतलब वैज्ञानिकों या फिर किताब में जो फोटो बनी है, तो इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं सूक्ष्म जीव। कब? जब किस में से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। जैसे क्लाइडोमोनास है, अगर ये पानी में रहेगा
तो हमें पानी में दिखेगा नहीं क्लाइडोमोनास, लेकिन यह भी क्या सूक्ष्म जीव है। फिर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो जो दिख नहीं रहा था हमें, इतना बड़ा दिख रहा था, फिर इसी के फोटो खींच लिए, फिर इस किताब में लिख लिए, चिपका दिए और आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी जानें कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। ये असल आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हैं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसकी हम फोटो लिए हैं, उस सूक्ष्मदर्शी में से देख के इसकी फोटो लिए हैं। ऐसे जो जीवाणु हैं, इन ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने दही देखी होगी, दही दूध से दही जो बनता है, उस दही में क्या आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं? तो बोलो, मतलब कीड़े ना बोलो, क्या वो छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं? तो अब बोलो सर हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन असल में उसमें भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? अच्छे वाले। कैसे होते हैं? मित्र, अच्छे वाले सूक्ष्म जीव। अब ये क्वेश्चन पूरा याद होना चाहिए आपको, है ना, कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो आप बोलोगे ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि ऐसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। हाँ, अब जो सूक्ष्म जीव है, अभी सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े ना, तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया? तो आप आंसर में लिखोगे सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया। असल में होते 5 हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 4 को बताएंगे। तो कौन कौन होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। एक और भी होता है, कौन होता है? वायरस। कौन होता है? वायरस, यानी कि विषाणु। तो हम 4 ठो को देखेंगे। अब विषाणु भी होता है सूक्ष्म जीव, और वो भी सूक्ष्म जीव है, ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, आप बताइए सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, मतलब पूरे को मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। और एक और कौन होता है? वायरस, यानी कि विषाणु। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, कौन कौन होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, और एक और कौन होता है? वायरस। गुड। अब इसको फोटो दिखाते हैं, ठीक है ना, आपकी किताब से फोटो दिखाते हैं उनकी चुनकी, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो देखो, ये जैसे राइजोपस, ये जो राइजोपस दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रेड मोल्ड, ये क्या है? कवक है। क्या है ये? कवक है, फफूंद। पेनिसिलियम पेनिसिलियम जो क्या है? वो भी कवक है। और ये जो दिख रहे हो, ये भी क्या है? कवक है। एस्परजिलस, ये भी क्या है? कवक है। और प्रोटोजोआ की बात आती है, तो जो अमीबा है, अमीबा इस तरह दिखाई देता है, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो देखो, कवक देख लिए इस तरह होते हैं, कुछ कवक, बहुत सारे कवक होते हैं प्रजाति। अब देख लो शैवाल। शैवाल मतलब समझ लो काई। शैवाल मतलब काई। एक काई इस तरह होती है, क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, जो दीवार में देखते हो ना, वो वाली काई की बात कर रही है। फिर होते हैं जीवाणु, ये डंडे क्षणनुमा दिखाई देते हैं, डंडे में क्षणनुमा दिखाई देते हैं जीवाणु। और एक जो विषाणु है 5वें प्रकार ये वाला, तो विषाणु इस तरह प्रकार के होते हैं। ये विषाणु जितने भी होते हैं, विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं। जो कोरोना वायरस हुआ था ना, वो किसकी वजह से हुआ था? विषाणुओं की वजह से। यानी कि ये क्या है? वायरस है, वायरस। लेकिन कोरोना वायरस अलग ही है, ये वाला वायरस अलग है, ये वाला वायरस अलग है। बहुत बहुत प्रकार के वायरस होते हैं। अभी फोटो देख लिए, अब पढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा वायरस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। तो देखो, क्वेश्चन बोला जाएगा, विषाणु या फिर वायरस क्या होते हैं? इनसे होने वाले रोगों को लिखिए। तो पढ़ो। विषाणु एक सूक्ष्म जीव है। अभी पढ़े ना ऊपर कि सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं टोटल, जिसमें से विषाणु भी था। तो क्या बोलोगे? विषाणु एक सूक्ष्म जीव है, ये अन्य सूक्ष्म जीवों से काफ़ी भिन्न है, यानी कि बहुत अलग है। अब कैसे अलग है इसको देखते हैं। क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अभी समझ में नहीं आता, पहले पढ़ते बताते फिर समझ में आएगी। और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात
शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। तो देखो, ये जो वायरस है, वायरस ये भी सूक्ष्म जीव है। ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव बहुत अलग है। यह केवल किसी सजीव में ही गुणन करेगा, मतलब सजीव में ही। जैसे इंसान है, अगर ये वायरस इंसानों में आ गया तो इनमें रोग उत्पन्न करेगा और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। मान चलो ये वायरस है, मान चलो ये वायरस है, ठीक ना? ये वायरस है, ये मान चलो ये वायरस है। अगर ये ऐसे जमीन में पड़ा है, अगर यह जमीन में पड़ा है तो इसको समझ लो ये मरा हुआ है। कैसा है? मरा हुआ है। सोचो, ये वायरस बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे जमीन में पड़ा है, पत्थर में पड़ा है, तो वो मरा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, ये मरा सामान है। लेकिन अगर ये किसी सजीव के अंदर आ गया तो रोग उत्पन्न करेगा। जैसे इंसान के अंदर आ गया, गायों के अंदर आ गया, बिल्लियों के अंदर आ गया, ऐसा ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। फिर से समझो, अगर शरीर के बाहर है तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये अकेला इसे पड़ा रहेगा, चाहे इसको धूप लगे चाहे ठंडी लगे, ये मरा हुआ है। अब कहा वो जिंदा नहीं है, समझ लो, इसको कोई मतलब नहीं है। देखो, लेकिन किसी जीवित शरीर के अंदर आ गया ना तो जल्दी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब कम से कम 2 मिनट में हजारों हो जाते हैं। सोचो, इतने जल्दी वृद्धि कर लेते हैं, 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना? इतनी जल्दी वृद्धि कर लेते हैं ये सूक्ष्म जीव नहीं, जो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत वायरस होता है। अब वायरस बहुत खतरनाक होता है। अब इनसे क्या क्या रोग होता है, देखो क्या क्या रोग होता है। जुकाम, जो खांसी जुकाम होती है ना, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मान चलो हम खांसे इस तरह छींके, तो कुछ छींटे यहाँ पड़ गई, कुछ छींटे यहाँ पड़ गई, तो ये वायरस है ना, तो इसको भी इसी तरह रहेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पास मान चलो हाथ लगाए, फिर अपने मुंह तक ले गए ऐसे, तो अपने शरीर में चला गया गलती से, तो जल्दी जल्दी फिर अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, इसे जल्दी 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 बहुत सारा बढ़ाएगा जनसंख्या को और रोग उत्पन्न कर देगा। अगर ये खांसी जुकाम वाला वायरस है तो दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम हो जाएगा। जैसे ये अच्छा व्यक्ति है, यानी स्वस्थ व्यक्ति है, इसको कोई बीमारी मतलब जुकाम नहीं है, इधर पास इसको जुकाम है, इसको जुकाम है, अगर ये छींका इसके पास तो वायरस उड़ के यहाँ पास चला जाएगा, इसके पास तक चला जाएगा। तो इसके अंदर अगर वायरस ये वाला चला गया, ये कौन वाला, जिससे सर्दी होगी, खांसी होगी, जब इसके पास चला जाएगा नाक के थ्रू, आंखों के थ्रू, हाथों के थ्रू, मुंह के थ्रू, जरिए मतलब, तो जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसको भी बेचारे को क्या हो जाएगी, नाक बहने लगी, जुकाम हो जाएगा। तो क्या क्या रोग होगा वायरस से? जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, एड्स बहुत खतरनाक रोग है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। इससे पूरा शरीर वो जल्दी मर सकता है, एड्स अगर इसको हो गया, क्योंकि जो रोग से लड़ने वाली शक्ति होती है अपने अंदर, वो नष्ट हो जाने लगती है धीरे धीरे ये एड्स से। फिर इसके बारे में अध्याय आगे वाले अध्ययन पढ़ेंगे। ये चीज़ जान लिए, सूक्ष्म जीव जान लिए, सूक्ष्म जीवों के प्रकार भी जान लिए, वायरस को भी जान लिए कि अगर ये शरीर के बाहर है तो समझ लो इसको कोई मतलब नहीं है, मरा हुआ है, और शरीर पर आ गया तो जिंदा हो जाएगा। कैसे? एकदम अपने आप को हीरो समझता है। तो अगर कभी भी अगर आपसे कर वो कोई बोले कि ऐसे जीव का नाम बताओ या फिर ऐसा क्या है पृथ्वी में जो अमर है, तो आप बोलोगे वायरस। सूक्ष्म जीव नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वायरस, है ना? क्योंकि वायरस कितनी भी ठंडा हो ना, बर्फ में भी रहते हैं वायरस, बहुत सारे जीवाणु भी रहते हैं, लेकिन वायरस तो कोई मतलब नहीं, वायरस से इतना ढीठ होता है। जीवाणु तो कम से कम मर जाते हैं गर्म करने से ज़्यादातर, या फिर दूध को गर्म करते तो मर जाते हैं, लेकिन ये वायरस होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, मरते होते नहीं है जल्दी। अब अगला देखते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मित्रवत मतलब कि जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, मतलब दोस्त वाले, अच्छे वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, बड़े वाले जीव नहीं, सूक्ष्म जीव, छोटे वाले, तो वो क्या है और ये हमारे लिए कैसे लाभ पहुंचाते हैं।
तो देखो आंसर लिखोगे, वे सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं यानी कि लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग हम अपने फायदे के लिए करते हैं, वो वाले की बात हो रही है। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। देखो दूध से दही बनता है, अच्छे वाले सूक्ष्म जीवों से बनता है। ब्रेड भी खाते हो ना, केक भी खाते हो, तो कैसे बनता है? उनका भी उपयोग किया जाता है। किनका? सूक्ष्म जीवों का। यीस्ट हो गया, यीस्ट। तो यीस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव है, अच्छा वाला लेकिन। और क्या है? प्राचीन काल से ही यानी बहुत पुराना समय से ही, बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। ये मृदा की उर्वरता वाली फिर आगे पढ़ेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी कि मृदा में पोषक तत्व बढ़ाते हैं जिससे पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो आप जानिए, तो इसको एक बार फिर से पढ़ दूँ, समझ में आ गया ना बाकी के? देखो, वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। एल्कोहल मतलब होता है शराब, है ना? शराब भी बनाई जाती है, एल्कोहल से दवाई भी बनती है बहुत सारी। चलो अब आगे आते हैं। क्वेश्चन अगला बोलते हैं, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम बताइए। यानी कि जो दूध से दही बनता है, कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जो कि, मतलब कौन सा सूक्ष्म जीव है उसका नाम बताना है जो कि दूध से दही बनाने में सहायक होता है। वो असल में सूक्ष्म कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो उस जीवाणु का नाम बताना है। तो वह जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। अगर बोला जाएगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं? यानी कि जो भोजन प्राप्त किए, अब उसका उपयोग करते हैं जो भोजन का, तो उसके दौरान कोई ना कोई गैस छोड़ेंगे। जैसे हम लोग श्वसन किए तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो ये भी कैसे, कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन? यीस्ट। अब किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? तो इसको देखो, ये भी बहुत जरूरी। किण्वन, तो किण्वन एक विधि है यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। देखो अभी ये समझ में नहीं आया तो अच्छी समझो। जो अभी इसके बारे में पढ़े थे, यीस्ट ये सूक्ष्म जीव है, ठीक ना? तो किण्वन में क्या किया जाता है, जैसे फलों का रस हो गए, ये कंटेनर है, इधर फलों का रस है, बहुत सारा फलों का रस है, ठीक ना? फलों का रस है। ईस्ट, जो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव है, इधर पास डाल देंगे, ईस्ट का पाउडर डाल देंगे या फिर ईस्ट डाल देंगे, तो धीरे धीरे ये ईस्ट इसको क्या करेंगे? अब घटत करेंगे यानी खाएंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके क्या बना देंगे? एल्कोहल बना देंगे। एल्कोहल बना देंगे। एल्कोहल को ही शराब बोल देते हैं, सॉरी ये शराब। ये असल में क्या करते हैं? खाना को, ये जो खाना नहीं, फलों का रस है, ये फलों का जूस है, उसको बहुत देर तक ऐसे खाएंगे, यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है ना? तो धीरे धीरे बहुत समय के बाद कैसे वो जो रस है कहीं परिवर्तित हो जाएगा, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। यही है किण्वन, एक विधि है जिसमें फलों के रसों से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। प्राकृतिक शर्करा मतलब कि जो फलों में मीठा मीठा रस होता है ना, उसको तोड़ करके कहीं बदल देते हैं? शराब में। जल्दी जल्दी इसको करना है। अब आते हैं एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक भी बोलते हैं।
तो प्रतिजैविक क्या है? तो ऐसी औषधि जो जीवाणु के वृद्धि को रोकती है या नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। तो एंटीबायोटिक क्या है? असल में एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक ना, ये दवाई है, यानी गोली एक प्रकार की होती है। ये गोली देखियो ना, गोलियां बहुत सारी है ना, टैबलेट देखो ना, इस तरह वाले भी देखे होंगे आपने गोली। इधर पास थोड़ी पन्नी जैसी संरचना में रहती है, इस तरह कवरिंग रहती है। हाँ, तो गोलियां आपने देखी है बहुत सारी, ऐसे छोटी वाली भी देखी होगी, ऐसे लाल गोली, बहुत सारी गोली होती है। तो असल में ये दवाई है। प्रतिजैविक क्या है? एक दवाई होती है, एक प्रकार की दवाई होती है। अलग अलग प्रकार की दवाई होती है, लेकिन प्रतिजैविक की भी एक ठो दवाई आती है। तो असल में प्रतिजैविक करते क्या है? जीवाणुओं को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। जीवाणुओं को मार देते हैं। मान के लिए व्यक्ति है, मान के लिए व्यक्ति है, अगर इसको जीवाणु आया और इसमें रोग उत्पन्न किया, जीवाणु आया इसमें रोग उत्पन्न किया। अब डॉक्टर, जब डॉक्टर के पास जाएगा, सर मैं बीमार हूँ, इसके कारण से बीमार हूँ, तो जब डॉक्टर को बताओगे अपने लक्षण कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे को बुखार आती है, ऐसा ऐसा, तो जब डॉक्टर जान जाएगा कि इसके पास जीवाणु का संक्रमण हुआ है, यानी कि जीवाणु का ग्रसित है ये, तो डॉक्टर क्या देंगे? प्रतिजैविक की दवा देंगे। अब बोलेंगे इसको खा लो। तो जब दवा अपने पेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर जो दवा गया है, तो जो जीवाणु अपने शरीर में घुस गया है खतरनाक वाला, तो दवा जा करके अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा, और इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? उस जीवाणु को मार डालेगा। नहीं मुक्का को मारेगा, अच्छा मुक्का नहीं मारता, लेकिन जो जीवाणु घुस गया अपने शरीर में, उसको क्या कर देगा? मार डालेगा। हम लोग फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। समझ में आया? जीवाणु क्या, प्रतिजैविक क्या है? जो कि जीवाणु को मारे, ऐसी दवा जो जीवाणु को मारे। चलो, अब पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक ठो प्रतिजैविक है, एक ठो दवाई है। फिर इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक, सबसे पहले प्रतिजैविक का क्या नाम है? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की। अब देखते हैं, जीवाणु एवं कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो देखो, जो हमारे हम में रोग होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही रोग होते हैं। जितने भी रोग होते हैं हमारे शरीर में, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं। और जितने भी प्रकार की हमने दवाई बनाई है ना, वो असल में कुछ सूक्ष्म जीवों से ही बनाई है हमने। तो अब उन सूक्ष्म जीवों का नाम, उन जीवाणु या फिर कवकों का नाम बताना है जिससे हमने दवा बनाई है। तो पेनिसिलिन ये क्या है? प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है? प्रतिजैविक है, यानी एक दवाई है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है? प्रतिजैविक, यानी एक दवाई है। और इरिथ्रोमाइसिन भी क्या है? प्रतिजैविक है। ये असल में क्या करेंगे? जो हमारे अंदर वायरस नहीं, जो हमारे अंदर जीवाणु आ गया है, कवक आ गया है, इनसे जो हमें रोग हो रहा है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से, मतलब डॉक्टर को सब पता रहता है कि कौन सी बीमारी में या फिर कौन सा सूक्ष्म जीव की वजह से जो बीमारी हुई है, उसमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली देनी चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन वाली देनी चाहिए कि पेनिसिलिन की देनी चाहिए। तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई देते हैं। ये हो सकता है कि इसको दे, हो सकता है इसको दे। डॉक्टर जब जान जाएंगे कि इस कौन सी बीमारी हुई है, मतलब किस सूक्ष्म जीव की वजह से हुई है, तो अपने हिसाब से दे देंगे। तो प्रतिजैविकों के नाम बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। फिर से बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। फिर से पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। याद हो गया? अब आगे आते हैं। शिशुओं यानी कि बच्चों को, शिशुओं को टीका क्यों लगाया जाता है? टीका वो वाला टीका नहीं कि बिंदी रख दे, वो वाला टीका नहीं। टीका छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो, एक पोलियो पिया जाता है, वो भी टीका ही है। असल में वो भी क्या है? टीका ही है। एक तो छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे यहाँ पास
बाह के पास इंजेक्शन लगाया जाता है ना, वो भी क्या है, टीका है। तो टीका काहे लगाते हैं बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं। अब इसको जब पढ़ोगे जब जान जाओगे, अरे भाई पोलियो हमें, जो हमने बचपन में पोलियो पी थी वो बहुत अच्छी है। देखो क्या है, जब अच्छे से जान लो तो क्या है, शिशु यानी बच्चों, शिशु के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। तो देखो टीका क्यों लगाया जाता है, तो प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो कि गंदे वाले सूक्ष्म जीवों से हमें बचाते हैं। तो जो टीका हमने लगाया है, मतलब हमें पिलाया गया पोलियो के माध्यम से या फिर टीका लगाया गया, तो उससे क्या हुआ, जब अगली बार जैसे पोलियो है, तो असल में पोलियो जो है ना, तो पोलियो एक ठो सूक्ष्म जीव की वजह से होता था, ठीक ना। तो जब क्या हुआ, अब पोलियो किसी बच्चे को अगर हो गया तो बच्चे की वृद्धि धीरे रुक जाती है और हड्डी हड्डी मुड़ जाती है और लकवा मार जाता है। अगर मान के चलो इसने पोलियो का ड्रॉप नहीं लगाया, क्या पोलियो नहीं पिया या फिर पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई, टीका नहीं लगवाया, तो जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा, अगर पोलियो फैलाने वाला वायरस, वायरस नहीं सूक्ष्म जीव, जीवाणु आ गया, पोलियो वाला अगर जीवाणु सूक्ष्म जीव अगर गलती से आ गया इस बच्चे के अंदर, सूक्ष्म जीव जो पोलियो फैलाता है, तो इसने तो पोलियो को नहीं लगवाया था, जब भी पोलियो नहीं पिया था, तो ये इसको प्रभावित करेगा। अब बेचारा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे लकवा मार जाएगा, क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा उंगली, तो बेचारा सीधे नहीं कर पाएगा। तो पोलियो अगर हो जाएगा तो धीरे धीरे मर भी सकते बेचारे। लेकिन जिस बच्चे ने पोलियो वोलियो का वैक्सीन या फिर टीका लगवाया था, तो अगली बार ये पोलियो वाला जो सूक्ष्म जीव है इधर जाएगा, तो इसके अंदर तो पहले से प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गया है, यानी कि ये पहले इसका शरीर पहले से जान गया है कि पोलियो का वायरस या फिर पोलियो का जो जो जीव होता है कैसा होता है। तो अगली बार ये वाला गंदा वाला जब जाएगा तो जान जाएगा, अरे तेरे से तो पहले से मेरे मुकाबला हो गया, अब तेरे को मार डालूंगा। तो इसके अंदर जो अच्छा वाला तंत्र मजबूत हो गया है, जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, तो इससे लड़ लेंगी। क्यों लड़ लेंगी, क्योंकि बचपन में ही इसको इसके शरीर में डाल दिया गया था, लेकिन ऐसे जिंदा नहीं डाल दिया गया था, इसको शून्य करके डाल दिया गया था, मतलब अधमरा था तब इसके अंदर डाला गया था। चलो तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब जब थोड़ा अच्छे से सुनोगे तब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। तो टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के वायरस का जो कोरोना वायरस हुआ था, मम्मी पापा को टीका लगा था ना वायरस वाला, अब इसी से अंदाजा लगाओ। अब मान चलो अगर वही वाला वायरस आपके मम्मी पापा के पास फिर से आता है, या फिर जो कोई टीका लगवाए हैं कोविड वाला, मैंने लगवाया जैसे जैसे का लगवाया हूँ, अगर कोविड वाला वायरस आता है मेरे अंदर, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उसको मार डालेगा। लेकिन अगर मैं टीका नहीं लगवाया होता, अब वायरस अगर आता वो वाला कोविड वाला, तो मैं बीमार हो जाता और धीरे धीरे हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो सकती थी अगर इलाज ना होता तो। अब समझ में आएगा टीका कितना ज़रूरी है। चलो अब आता है संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो संचरणीय मतलब फैलने वाले रोग। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इधर पास संक्रमित व्यक्ति लिखा है ना, तो संक्रमित व्यक्ति से अब समझ में आएगा आपको। तो देखो संचरणीय रोग क्या है, तो मान के चलो मुझे जुकाम हो गया, तो अब मैं छींका, तो मेरे छींकने से जो वायरस चला गया, जो सूक्ष्म जीव है, जो वायरस है, वो किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर चला गया, तो अब बेचारे को उसको भी क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा।
सर्दी हो जाएगी। अब मान के चलो मेरा खुजली है, ऐसे खजुआहट हो गई है, ऐसे खजुआऊँगा, धीरे धीरे खुजली करते करते अपने साथी को मैंने छू लिया, हाथ मिला कर कैसे छू लिया, फिर वह साथी के अंदर धीरे धीरे कर वायरस चला गया शरीर के अंदर, तो उसको भी धीरे धीरे खजली हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी खजुआने लगेगा, धीरे धीरे खुजली हो जाएगी, तो रोग फैल रहा है ना एक दूसरे से। ये क्या है? संचरणीय रोग है। तो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचता है, काहे के माध्यम से? वायु के माध्यम से। जैसे मैंने छींका, तो छींका तो वायु के माध्यम से कीड़े उड़ते, वो सूक्ष्म जीव उड़ते गए उसके तक। जल के माध्यम से, हो सकता है मैंने जल पिया, अब मैं बीमार था, छाला वाला पड़े थे, तो जो मेरा भाई है उसने भी वही वाला पानी पी लिया, तो हो सकता है उसको भी छाला हो जाए। या फिर भोजन से, जैसे हमने भोजन किया, अब मैं बीमार हूँ, मान चलो कोई व्यक्ति बीमार है, अब वही वाला भोजन उसका बच्चा खा लिया, तो वो बच्चा भी बीमार हो सकता है। इसीलिए जो बीमार है उसका जूठा हमें नहीं खाना चाहिए, उसका जूठा हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कायिक संपर्क मतलब ऐसे छू के, जैसे इधर पास बहुत फोड़े हो चुके हैं, मेरे पास बहुत फोड़े हो चुके हैं, है ना। अब मैं बार बार किसी बच्चे को छू रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तो बच्चे को में भी क्या पहुँच जाएगा? सूक्ष्म जीव, तो बीमारी फैलाएगा। तो संचारी रोग कौन कौन से हैं? खांसी हो गया, जुकाम हो गया, हैजा हो गया, उल्टी होने लगती है हैजा में, है ना। ये क्या है? संक्रमण रोग। अब वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन हो गैस है? तो 78%। इसको फिर बाद में बताएंगे नाइट्रोजन होता क्या है। इतना जान लो कि पूरे वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन। तो परिरक्षक किसे कहते हैं? परिरक्षक मतलब सुरक्षा जो देते हैं। तो नमक और खाद्य तेल, जो तेल आप देखते हो ना, सरसों वाला तेल हो गया, ये वाला तेल, तो नमक और खाद्य तेल, खाने वाला तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो परिरक्षक क्या है? जो कि भोजन या फिर कुछ अन्य चीज़ें हैं उसको सड़ने से बचाए। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। जैसे आचार है, तो आचार अगर ऐसे रख देंगे तो आचार में भुंडा लग जाएगा, यानी कवक लग जाएगा। तो आचार में भुंडा लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें तेल मिलाते हैं, उसमें नमक भी मिलाते हैं, है ना, जिससे कि उसमें भुंडा ना लगे, खराब ना हो अचार। और गीले हाथों से हमें अचार को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा अचार। क्योंकि जहाँ पानी आया, आप जानते हो, जैसे क्योंकि हर जीव पानी अगर है तभी जिंदा रह सकता है। तो पानी में जैसे अचार, हाथ गीला है, अचार डाले तो उसमें पानी अगर चला गया तो अपने आप सूक्ष्म जीव वहाँ मंडराते रहते हैं, तो पानी पा गया तो फिर खराब कर देगा पूरा अचार। अब है पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण क्या है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारित कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण होता क्या है असल में? तो पाश्चरीकरण के दौरान क्या होता है? तो असल में क्या होता है, जैसे ये बाउल है, ठीक है ना, ऐसे कंटेनर है, तो इधर पास जब हम आग देते हैं, ये आग लग गई, ठीक है ना, आग लगा दी इधर पास, तो दूध थोड़ा गर्म होगा, इधर पास दूध है, फिर इसको अलग ही कंटेनर में डाल लेंगे। तो इसको कब तक गर्म करेंगे? कितने टेम्परेचर पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने समय के लिए? लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको एक तरीके से ठंडा कर देंगे। ऐसे इधर पास सिस्टम लगाए रहेंगे कि यहाँ पास ठंडा वाला सिस्टम हो, और फिर इसको उठा करके ऐसे रख देंगे, ऐसे डाल देंगे, और इसको एक तरीके ठंडा कर देंगे,
इससे पता क्या हो जाएगा, जो दूध में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सभी मर जाएंगे, अच्छे वाले भी मर जाएंगे, बुरे वाले सब मर जाएंगे। तो अब दूध ये वाला ख़राब नहीं होगा जल्दी, इसी को पैकेट में बंद करके और फिर बेच देंगे, ठीक है ना। तो लो, आपने आज बहुत चीज़ सीखा कि सूक्ष्म जीव के बारे में जान रहे। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं इससे भी जान गए सूक्ष्म जीवों की वजह से, है ना। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न में, है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है, सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को किस में से देखा जाता है, तो इधर आएगा सूक्ष्मदर्शी। क्या आएगा, सूक्ष्मदर्शी। फिर है, मैं फिर इधर पास आंसर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखना है आंसर, क्योंकि जब आप कल को आप पढ़ोगे जब, ठीक ना, तो इस तरह खाली रहेगा जब, तो इस तरह एक पेपर ले लोगे, इस तरह रख लोगे, फिर आप पढ़ोगे सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है, तो आप बोलोगे सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इस तरह में जल्दी याद होता है। अगर ऐसे में देखोगे तो डायरेक्ट इसको पढ़ोगे तो आंसर ये देख लोगे, तो इस तरह लुका के पढ़ना है ना। अब क्या है, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वही नाइट्रोजन जो 78% होता है गैस। अब का नंबर, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो उस जीव का क्या नाम है जिससे एल्कोहल बनाया जाता है, तो क्या है, ईस्ट। क्या, यीस्ट। हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा किसके द्वारा होता है, क्या कवक की वजह से होता है हैजा, तो नहीं, कवक की वजह से नहीं होता। तो हैजा किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से, जीवाणु। हमने पढ़े थे ना सूक्ष्म जीव के प्रकार, तो 4 प्रकार थे, एक ठो और था वायरस वाला, है ना, तो उसकी बात हो रही है। अब है सही शब्द के आगे चिन्ह लगाइए सही वाला। अभी पहले इसको मैं आंसर दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आंसर पहले इसका, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन, यीस्ट और जीवाणु। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ना लिखना है आपको, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, टिक लगाना है। तो यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, क्या शक्कर के निर्माण में, चीनी के निर्माण में किया जाता है, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन के निर्माण में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है, तो आप बोलोगे सर एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है ना। तो ऐसे टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए टिक नहीं मारा करता ताकि भविष्य में अगर पढ़ूँ, मतलब कोई बच्चा पढ़े तो इसको पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता दे, इस तरह हाथ रख के, फिर देखेगा अरे हमारा आंसर सही है। फिर देखो खा नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये प्रतिजैविक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रतिजैविकों के नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने बताया था, है ना। तो अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अब बताओ सर स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ठो प्रतिजैविक है, क्योंकि एल्कोहल तो प्रतिजैविक नहीं है, ईस्ट भी प्रतिजैविक नहीं है, ईस्ट तो जीवाणु है, ये तो एल्कोहल इससे प्राप्त बनाए थे, यही है आपको प्रतिजैविक यानी कि दवा। अब होता है मलेरिया परजीवी वाहक है, यानी मलेरिया का कौन फैलवाता है, मलेरिया किसकी वजह से आता है हमारे शरीर तक, तो आप बोलो क्या कॉकरोच के काटने से आता है, क्या कॉकरोच ढो के लाता है मलेरिया को, नहीं। घरेलू मक्खी से होता है मलेरिया, नहीं। क्या तितली की वजह से होता है मलेरिया, नहीं। तो आप बोलोगे सर जो मच्छर होती है ना वो काटती है, लेकिन मलेरिया किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, क्योंकि मच्छर की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसकी वजह से मलेरिया होता है, और हमेशा मादा मच्छर ही काटती हैं। हाँ, अब संचरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन है, मतलब कि जो फैलने वाला रोग है मुख्य कारण कौन है, क्या चींटी हैं, चींटी संक्रमण फैलता है,
तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या घरेलू मक्खी से फैलता है? तो अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर बताते हैं। क्या ड्रैगन मक्खी से होता है, जो शहद वाला जो छत्ते में रहती है वो वाला होता है? नहीं। क्या मकड़ी से होता है? तो आप बोलोगे सर मकड़ी से होता तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मकड़ी तो थोड़ा दूर रहती है अपने से। लेकिन कौन फैलाते हैं रोग, संक्रमण रोग? ये घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कैसे? क्योंकि ये कूड़े करकट में बैठेगी, गंदे जगह में बैठेगी, फिर हमारे भोजन में भी बैठती है। देखो ना, समोसा वमोसा के ठेले में बैठी रहती है मक्खियाँ। तो ये संचालित रोग कौन फैलाते हैं? ये मक्खी फैलाती है ना। इसीलिए हमें ढककर भोजन रखना चाहिए। हाँ, अब ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो क्या उष्णता यानी गर्मी की वजह से फूल जाता है? क्या पसीने की वजह से फूल जाता है? कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से, या कि मारने की वजह से? ऐसे मारते हैं ना, जैसे गूंथते हैं, क्या उसकी वजह से फूल जाता है ब्रेड और इडली? तो असल में इसका आंसर क्या है? ये है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, यानी कि ईस्ट अपने आप को बहुत वृद्धि करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो फुग्गा फुग्गा बन जाएगा गोल में। हाँ, अब नंबर अगला है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी कि मीठे चीज़ को, यानी कि फलों के रस में मीठा मीठा होता है ना, तो उसको शराब यानी एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसको तो हम किण्वन बोलते हैं, क्योंकि किण्वन तो यही होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा चीनी यानी कि शर्करा से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो ये देखो, आप अपने से बता लोगे। तो इसका भी आंसर देखते हैं। इधर पास पहले वाला का ये हो जाएगा, समझा दिया ना, इस तरह लिख लेना है। ठीक, ऐसा लगा सकते हो लास्ट में, इस तरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास इसकी बारी आती है। ये इसकी बारी आएगी। फिर अपन क्या पढ़ते हैं? सही जोड़ी। अब सही जोड़ी मिलाना है। तो जीवाणु, तो इधर पास देखो, जीवाणु एड्स का कारक है क्या? जीवाणु तो एड्स का कारक तो वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है। तो ऐसे आप देखोगे, ठीक ना। फिर देखोगे कि राइजोबियम हो गया, तो जैसे वाला नहीं बना, मान के नहीं बना, तो राइजोबियम। तो अब ध्यान करोगे, अच्छा राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया। अच्छा, मिला दिया मैं, चलो ठीक है, कोई मिला देता हूँ। लैक्टोबैसिलस, अरे लैक्टोबैसिलस तो दूध में पाया जाता था, तो दूध में पाया जाता है। अच्छा, दूध से दही जमने में, अच्छा ठीक है, तो इसको भी मिला दोगे। दही के निर्माण यानी कि दही जमने में कौन सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस। फिर आप देखोगे ईस्ट, मान के लो ईस्ट वाला आपसे नहीं बना, तो आप देखोगे ये प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, मतलब प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? ऐसे ज़मीन, मतलब पृथ्वी में पाया गया है। तो प्रोटोजोआ किसके द्वारा आता है? मादा मच्छर के द्वारा। तो मादा मच्छर के शरीर में रहेगा, जब मादा मच्छर चावने आएगी तो ये प्रोटोजोआ कहाँ चला जाता है? अपने शरीर में, और क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। कौन सा? मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। फिर ये विषाणु यानी कि वायरस, वो वायरस की वजह से तो क्या ब्रेड बनता है? नहीं। क्या प्रतिजैविक का उत्पादन वायरस की वजह से होता है? तो बोलो नहीं सर। अच्छा, एड्स होता है वायरस की वजह से। अब ईस्ट, क्या ईस्ट प्रतिजैविक का उत्पादन करता है, यानी कि ईस्ट दवा है? तो आप बोलोगे नहीं, ईस्ट तो ब्रेड बेकिंग में यानी कि ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। लो, बन गया अपने आप आंसर। तो इस तरह लिख लेना है आपको। जीवाणु में हैजा का कारक, अच्छा जीवाणु बचा था, सॉरी यार, ये वाला जीवाणु वाला बचा था। तो जीवाणु कहाँ? हैजा का कारक, ये क्योंकि जीवाणु से प्रतिजैविक भी बनाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। प्रतिजैविक भी जीवाणु से बनता है, लेकिन जीवाणु इधर पास हैजा लिखा है ना, हैजा कारक, तो ये वाला सही होगा। लेकिन तो जीवाणु हैजा का कारक। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ज़मीन के अंदर मिला देता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बना देता है। ईस्ट ब्रेड बनाने में। एक प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, मतलब प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। एक विषाणु, इससे क्या होता है? एड्स आ जाता है। विषाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं, इसमें से एड्स भी एक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, तो इसको भी लिख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो आपको बोलने पड़ेगा हाँ, क्या इस तरह देखो, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं। वैसे भी इधर दिया ही है नहीं, लेकिन आपको बताना है क्यों नहीं। तो इधर पास इस तरह लिखोगे। हालांकि आपको पता ही होगा कि काहे नहीं देख सकते बिना यंत्र की सहायता से, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम ऐसे नग्न आंखों से देख ही नहीं सकती। चलो इस तरह आंसर लिखोगे आप इधर पास। चौथा का आंसर इस तरह कि जब क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, फिर इधर पास कॉमा लगा दोगे। अब क्यों नहीं इसको बताओगे उत्तर। तो सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेंस का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है या फिर आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक, चलो अब आता है अगला क्वेश्चन। चलो इन किताबें से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसको मैंने एक बार बताया भी था कौन कौन थे। मुख्य वर्ग पूछा है यानी कि 4 बताना है, लेकिन आप 5 भी लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था? जीवाणु, प्रोटोजोवा, कवक, शैवाल, यही बताया था ना 4। एक और क्या बताया था? वायरस यानी कि विषाणु। तो इसका आंसर एकदम सरल है। तो जीवाणु के मुख्य वर्ग, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा, शैवाल, विषाणु। आपको जैसे याद हो उस तरह याद कर सकते हो। ऐसे प्रोटोजोवा, जीवाणु, कवक, शैवाल, साथ में वायरस भी आते हैं। लो आ तो गए अपने आप। प्रोटोजोवा, जीवाणु, कवक, शैवाल और साथ में वायरस आते हैं। जैसे याद करना हो वैसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगला। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो उन सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को खींच करके और उसको मिलवा देते हैं। कहाँ? इस मतलब बदल करके मिट्टी में मिलवा देते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव राइजोबियम, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, कुछ जीवाणु भी होते हैं, तथा नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे शैवाल ये भी जीवाणु ही हैं। असल में क्या है? जीवाणु हैं। लास्ट में लिखा होगा शैवाल, लेकिन ये असल में क्या है? जीवाणु हैं। तो कौन कौन से जीवाणु? राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, है ना। तो ये क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। अब आता है 7वां क्वेश्चन, इसको लिख लेना है। फिर आता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बताना है और 10 ठो लिखना है। तो 10 लिखेंगे इस तरह। तो पहला, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सड़ी गली चीज़ों को अपघटित कर देती हैं, है ना। तो पर्यावरण क्या हो जाता है? साफ रहता है। और क्या? सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में। तो अभी आपने देखा ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे प्रतिजैविक थी ना। और भी दवाएं किनसे बनता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जीवाणु भी आता है ना। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग, या फिर जीवाणु जैसे लिखा है तो आप इधर पर सूक्ष्म जीव भी लिख सकते हो। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। फिर
इधर पर सूक्ष्म जीव लिख ले तो अच्छा रहेगा, लिख दें, मैं ही लिख देता हूँ। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। फिर इनका उपयोग यानी सूक्ष्म जीव का उपयोग टीका यानी कि वैक्सीन बनाने में किया जाता है। फिर ये यानी कि सूक्ष्म जीव कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है, यानी कि पोषक तत्व बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर। फिर इनका उपयोग ब्रेड, केक, दही आदि बनाने में किया जाता है। केक सब बनता है ना। अब फिर ये पौधों को रोग से बचाने में सहायक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि पौधों में रोग से बचाते हैं। ये जीवाणुओं को ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक हैं। अब देखो, आप कहोगे सर सूक्ष्म जीव कैसे बचाने में सहायक हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव अपने शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, भोजन को पचाते हैं। हाँ, लार में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं, जिससे अल्कोहल बनता है। तो इधर आप ये भी लिख सकते हो कि ये भोजन पचाने में सहायक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे है, ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक हैं। फिर अगला क्या है? यह पनीर जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी इन्हीं की सहायता से बनाया जाता है। तो आप इतना सारा लिख लोगे। तो शुरू से दिखा देता हूँ। इधर पास से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर 10 लिखना था ना, तो इधर ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अभी तो लाभ वाला देखे थे इसके पहले, अब हानिकारक देखना है। अब सूक्ष्म जीवों से क्या हानि है, जो गंदे वाले सूक्ष्म जीव है उनसे क्या है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ इस प्रकार है। पहला, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से संचरणीय रोग फैलाते हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग आदि। क्षय रोग यानी कि टीबी, तो सूक्ष्म जीव द्वारा रोग भी होता है। फिर कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एक रोग होता है एंथ्रेक्स। फिर कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि जहरीला बना देते हैं, जिनको खाने से जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। तो सूक्ष्म जीव भोजन को खराब भी कर देते हैं, ऐसा जहरीला कर देते हैं, है ना। फिर कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कवक से गेहूं में की रस्ट, जीवाणु से नींबू का कैंसर तथा विषाणु से भिंडी में पीतक आदि। इनको याद भी कर लेना है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कवक। पूछा जाएगा नींबू का कैंसर किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जीवाणु, है ना। तो इस तरह बताना पड़ सकता है। तो इस तरह आप लिख लोगे, इसको भी आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। अब आता है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक तो आप जान गए दवाई है, तो इसके बारे में एक बार हमने बताया भी है। अब सावधानियां क्या रखनी है, इसको दवाई लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसको भी जानना है। तो ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक क्या है? ऐसी दवाएं हैं जो कि जीवाणु को मार देते हैं, है ना। जो हमें रोग फैलाते हैं जीवाणु, उनको नष्ट कर देते हैं, फिर मार देते हैं। अब प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कौन कौन सी बातें जरूरी है जानने के लिए। तो क्या है? प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए तथा उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए, यानी कोर्स को पूरा करना चाहिए।
आपको कोर्स पूरा करना चाहिए। ये हिंदी इंग्लिश वाला कोर्स नहीं, दवाई वाला कोर्स। तो एक तो प्रतिजैविक डॉक्टर जब देंगे तो आपको बोलेंगे कि इस दवा को इतने समय रोज़ खाना है। अब डॉक्टर बोलेंगे इसके बाद फिर दवा नहीं लेनी है। तो मान के लिए आपको प्रतिजैविक वाली डॉक्टर दवाई दी है 7 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए या फिर 5 ठो गोली दी है, तो आप 10 ठो गोली नहीं खा लेंगे कि बोलोगे कि सर हमें ठीक होना है तो हम 10 ठो गोली खाएंगे, लगातार नहीं, मतलब अगले दिन अगले दिन अगले दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 5 ठो गोली खानी है 5 दिन में एक एक करके, तो आप 5 दिन खाने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओगे। ये नहीं कि 6वें दिन भी खा लो प्रतिजैविक वाली गोली, नहीं तो बहुत बीमार पड़ जाओगे, फिर दोबारा उल्टा हो जाओगे। फिर प्रतिजैविक की आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक को नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर उसे बता देते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही गोली दवाई खानी चाहिए, है ना। तो प्रतिजैविक वाली जो दवाई देंगी जब सर डॉक्टर देंगे आपको, तो जब उसका कोर्स पूरा हो जाए तो अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए गोली वोली, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ोगे। हाँ, फिर यदि प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो जैसे प्रतिजैविक की गोली आपके पास रखी है और आप बीमार नहीं हैं जीवाणु से, सूक्ष्म जीवों से, तो आप बिना मतलब को प्रतिजैविक की गोली नहीं लेनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अगली बार वो जीवाणु अगर आपको रोग फैलाएगा ना तो आपका शरीर नहीं लड़ पाएगा उससे। तो ऐसे बिना मतलब को गोली भी नहीं खानी है ना। अब अगला है, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। अब इसका मतलब क्या है, अब बिना मतलब को आप प्रतिजैविक की गोली खा रहे हो तो इससे पता क्या हो जाएगा, जो अच्छे वाले जीवाणु हैं अपने शरीर में वो भी बेचारे मर जाएंगे। तो ऐसे ही बिना मतलब को गोली नहीं खानी है, अब प्रॉपर तरीके से गोली खानी है। जब डॉक्टर मना कर दे तो नहीं खानी गोली, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अतिरिक्त हम यहाँ तक हो, अब पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया ना, ये 9 तक पूरे क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो अब हम इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक पन्ना ये है, 2 क्वेश्चन ये है और 2 क्वेश्चन और फिर बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो संचरणीय रोगों को किस प्रकार रोक सकते हैं, वह जो फैलने वाले रोग हैं कैसे रोक सकते हैं। तो छींकते समय तो क्या क्या सावधानी रखनी है। तो छींकते समय जब भी आप कभी भी छींकें या फिर आपके दोस्त से छींकें तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रख लेना चाहिए। जब आप ऐसे छींकते हो ना तो रुमाल जल्दी से लेना, अपने नाक के पास लगा लेना, इससे आप दूसरों को बीमार होने से रोक सकते हो। और क्या है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे मुझे सर्दी हो गई है या फिर आपको दोस्त को सर्दी हो गई है तो आप उससे थोड़ा दूर रहें तो आपको सर्दी नहीं होगी। अब समय समय पर हाथ धुलते रहें, है ना, हाथ धोकर खाना खाएं और भोजन को ढक कर रखना चाहिए। तो ऐसे ग्रामीण इलाकों में जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे भोजन को खुला छोड़ देते हैं कभी कभी। तो भोजन को क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो फिर मक्खी आ गई बीमारी फैला देगी ऐसे में, है ना। तो भोजन को ढक कर रखना चाहिए। फिर हाँ, इस तरह बहुत सारे हाथ धुलना चाहिए, है ना। फल अगर खाते हो तो धो करके खाना चाहिए, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास पानी एकत्रित क्यों नहीं होने देना चाहिए। जैसे बरसात है तो मच्छर आ जाते हैं ना, तो कहीं नहीं होने देना चाहिए पानी का इकट्ठा। तो देखो क्योंकि इधर पास दिन दिया, इधर पास नहीं है कुछ भी। हाँ, क्योंकि सभी मच्छर एकत्रित जल में ही उत्पन्न होते हैं जो मलेरिया जैसे अनेकों बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से मलेरिया, डेंगू आदि को फैलने से रोक सकते हैं। तो देखो, जैसे पानी भरा हुआ है कहीं पास बहुत सारा, इससे गंदा पानी भरा हुआ है, तो आप छोटे छोटे
कीड़े जैसे देखते हो ना, इसे इस तरह रेंगते रहते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे। तो असल में वो क्या है, मच्छर के बच्चे हैं। तो वो गुल मछली नहीं है, वो छोटे छोटे ऐसे कैसे बताऊँ आपको, इस तरह के आपने देखे होंगे, इस तरह रहता है और इस तरह लाइन रहती है ना, इस तरह लाइन रहती है। ऐसे छोटे छोटे देखे होंगे ना, इस तरह वाले पानी के अंदर इस तरह वाले देखोगे, ऐसे लाइन इधर पास लाइन थोड़ी थोड़ी खींच रहती है, इधर पास लाइन खींच रहती है। अब पानी में इस तरह करते रहते हैं, हलते हलते रहते हैं। इस तरह ये पानी भरा है तो इधर पास इस तरह रहते हैं, है ना, ये हलते रहते हैं। वो असल में क्या है, बच्चे हैं किसके, मच्छर के बच्चे हैं। और यही बड़े होकर के उड़ के आएंगे, हमें काटेंगे, मलेरिया फैलाएंगे। तो इसलिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। देखो आज हमने बहुत चीज़ सीखा है ना, तो इनका उपयोग भी करना है। अभी थोड़ा ये बहुत सारे अच्छे जीव हैं। फिर ये वाला चैप्टर तो आपका कट गया है, तो क्या मैं सभी क्वेश्चन आंसर शुरू से दिखा दूँ? तो चलो आज से शुरू से दिखा दे रहा हूँ। है ये हमने यहाँ से शुरू किया था, इसको हमने देख लिया है, ये सूक्ष्म जीव भी देख लिया है। असल में होते 4 हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 5 वाला भी लिख देना है। कौन सा? वायरस। चलो हम 5वां भी लिख देते हैं, वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। जीवाणु को बोलते थे बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फंगी, इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। शैवाल को बोलते हैं एल्गी। वायरस इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु, और वायरस इंग्लिश में बोल देते हैं। अब आता है वायरस क्या है। ये वायरस अमर है, समझ लो। इसको मैंने बताया था अच्छे से, ये अमर टाइप है। शरीर के बाहर क्या रहता है? मरा हुआ रहता है, शरीर पा जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। ऐसे भी बताया था। अच्छी वाले सूक्ष्म जीव ये वाले भी बताया था। फिर दूध कैसे जमता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से जमता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के दौरान छोड़, ये बताया था। ईस्ट जो होते हैं। किण्वन क्या है? शराब बनाने की प्रक्रिया, किसकी वजह से? ईस्ट की वजह से। ईस्ट ये वाला ईस्ट सूक्ष्म जीव। फिर ये प्रतिजैविक बताई थी कि प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं, विशेष प्रकार की गोलियाँ होती हैं। पेनिसिलिन बताई थी, ये एक दवाई की नाम है ना। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऐसा बताया था ना। फिर 10वां नंबर, जैसे जीवाणु एवं कवकों में उत्पादित होने वाले रोग, मतलब रोग नहीं, प्रतिजैविक। तो जीवाणु से ये वाला प्रतिजैविक बनाई गई, ये वाली प्रतिजैविक बनाई गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे करके। फिर टीका क्यों लगाया जाता है, पोलियो को बच्चों को क्यों पिलाया जाता है, वो भी बताया गया था। फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, फिर बताया जाता है ना। ये वाले रोग हैं फैलने वाले, कैसे फैलते हैं बताया गया कि वायु के माध्यम से, छूने से, कायिक संपर्क से, हैजा, खांसी, जुकाम, ये सब फैल जाते हैं। खजूरा सब फैल जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। परिरक्षक जो अभी बताया हूँ, और पाश्चुरीकरण भी अभी बताया। ऐसे लिख लेना है इसको, रोक के, ऐसे रोक के लिख लेना। फिर ये अभ्यास प्रश्न के जो बताए थे अभी, है ना, ये इस तरह लिख लेना है। लिख लियो तो अच्छी बात है। ये इस तरह से ये हो गया, यहाँ से ये, फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये, इन सबको बताया हूँ ना। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलवाते हैं, सहायता करते हैं। ऐसे मित्र जीवाणु के उपयोग बताया था, अच्छे वाले 10 ठोक, है ना। ये 10 ठोक हो गया। फिर ये सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानि, इन सबको बता चुका हूँ ना। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। बिना डॉक्टर के कुछ भी नहीं करना चाहिए उपरांत। हालांकि मम्मी पापा को पता रहता है, जब चोट लग गए तो फिर हाथ और धुल के पट्टी बांध देते मम्मी पापा ने, है ना। फिर आगे हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। जय हिंद। हाँ, लेकिन आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना।